नोट आप लोगों ने कर लिया। कोलिजन का मतलब क्या है? जब दो बॉडी एक दूसरे के कांटेक्ट में आ रही हैं, इंटरेक्ट करेंगे तो वो क्या होता है? अपना कोलिजन होता है ना। कोलिजन आपका इलास्टिक भी हो सकता है, इन इलास्टिक हो सकता है भैया। चलो, इलास्टिक इन इलास्टिक कोलिजन का मतलब क्या है बता दिया था, लिखवा भी दिया था तुम लोगों को, है ना। इलास्टिक कोलिजन का मतलब क्या होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा? जो फोर्स लगेगा इसमें क्या होगा? कंजर्वेटिव होता है। इन इलास्टिक कोलिजन में फोर्स भी क्या होता है? कंजर्वेटिव होता है। ठीक है। दूसरा क्या है? मोमेंटम कंजर्व रहता है इलास्टिक कोलिजन में। इन इलास्टिक कोलिजन में भी मोमेंटम क्या होता है? कंजर्व होता है। मोमेंटम का मतलब मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट क्या होता है? कंजर्व रहेगा। फिर काइनेटिक एनर्जी इलास्टिक कोलिजन में कंजर्व होती है, लेकिन इन इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है? टोटल एनर्जी कंजर्व होगी, लेकिन काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? चेंज होती है। क्लियर है भाई? यहाँ तक हो गया था। अब इन इलास्टिक कोलिजन क्या होता है? कंप्लीटली इन इलास्टिक कोलिजन का मतलब क्या है? कंप्लीटली इन इलास्टिक कोलिजन का मतलब है जब दो बॉडी एक दूसरे से टकराएंगी तो एक दूसरे में चिपक कर रह जाएंगी, स्टिक होकर रह जाएंगी। ऐसे कोलिजन को हम लोग क्या कहते हैं? इन इलास्टिक कोलिजन कहते हैं। तो क्लियर? इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन, टू डायमेंशन, इन सब की हमें बात करनी है। हम बात करेंगे आज इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। बात किया जाए इसकी। यहाँ से देखना है अपने को, ढंग से देखना। मोमेंटम जानते नहीं? मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है भैया, ये पढ़े होंगे हम लोग। देख लो भैया, बता देते हैं। लीनियर मोमेंटम का मतलब क्या था? ये सब जानते रहिएगा तभी आएंगे चीजें। लीनियर मोमेंटम पी इक्वल टू क्या था? मास इंटू वेलोसिटी थी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम भी इसी में पढ़े थे, याद है? फिर इसमें क्या पढ़ा आपने? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला तो याद ही होगा आप लोगों को। काइनेटिक एनर्जी हाफ ऑफ एम टी स्क्वायर, यही है। ये सब पढ़े ही है। इलास्टिक कोलिजन इन इलास्टिक कोलिजन का मतलब जिसमें दो बॉडी टकराएंगे, टकराने के बाद दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे, स्टिक हो जाएंगे। ऐसे है सिचुएशन हम। जैसे मान लीजिए ये दो बॉडीज हैं आपकी, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही हैं। एक मान लेते हैं u1 स्पीड से जा रही है, एक क्या है? u2 स्पीड से, है ना भैया। लेकिन u1 की वैल्यू u2 से क्या है? ज़्यादा है, क्योंकि अगर ज़्यादा नहीं होगी तो टकराएगी नहीं। पीछे वाली की स्पीड से ज़्यादा होगी तभी जाकर कोलाइड करेगी, है ना। टकराने के बाद इन इलास्टिक कोलिजन का मतलब ये है कि जब टकराएंगी तो एक दूसरे के कांटेक्ट में ही रह जाएंगे, मतलब अलग अलग नहीं चलेंगे, फिर एक दूसरे के कांटेक्ट में ही रह जाएंगे, फिर ऐसे ही आगे मूव करेंगे। जब इस तरह का कोलिजन हो कि दोनों टकराएं और दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में ही रह जाएं, ऐसे कोलिजन को हम लोग क्या कहते हैं? इन इलास्टिक कोलिजन। जैसे दो कार हैं, एक कार आगे जा रही है, एक पीछे आ रही है। पीछे वाली कार आगे वाली कार को टक्कर देती है, लेकिन आगे वाली कार की स्पीड कम थी, पीछे वाली की ज़्यादा थी, तभी तो टक्कर दिया। फिर टकराने के बाद क्या कर रही है? वो उसको खींचते हुए आगे लेकर जा रही है। भाई उसकी स्पीड ज़्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है थोड़ा धक्का मारते हुए ले जाएगी। तो मतलब टकराने के बाद एक दूसरे से हटे ही नहीं, एक दूसरे के टच में ही रहे और लगातार आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे कोलिजन को हम लोग क्या कहते हैं? इन इलास्टिक कोलिजन। ठीक है, बात करेंगे। इसमें अगर हमें लिखना हो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का कॉन्सेप्ट लगाना हो तो क्या लगाएंगे बताइए? इसका मास क्या है? m1 है। इसका मास क्या है? मान लेते हैं m2। और जब दोनों बॉडी एक दूसरे के कांटेक्ट में आ गई तो टोटल मास क्या हो जाएगा? m1 प्लस 2। और ये बहुत क्लियर है ना कि अब जब दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आ गए तो दोनों एक ही स्पीड से आगे बढ़ रही होंगी, अलग अलग स्पीड से तो नहीं जाएंगी ना। अब जब दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आ गए तो दोनों एक ही स्पीड से आगे बढ़ रहे होंगे ना। तो मान लेते हैं v स्पीड से आगे बढ़ रही हैं, तो इसमें मोमेंटम के कंजर्वेशन का कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो क्या होगा? यहाँ m1 u1 m2 u2 इक्वल टू क्या होगा? m1 प्लस m2 और क्या हो गया यहाँ? v हो जाएगा। m1 प्लस m2 और क्या हो जाएगा? v हो जाएगा। क्लियर है ना? लेगा यहाँ से हमें जो पढ़ना है डिटेल में, जिसमें सारे क्वेश्चंस आते हैं, वो क्या है? इलास्टिक कोलिजन। अब हम लोग हेडिंग करेंगे इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन, उसको पढ़ेंगे, उसको देखेंगे। आप लोगों ने लिखा ही होगा, मैं बस समझा रहा हूँ आपको, ठीक है। इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन का मतलब क्या है? ये देखिए ध्यान से। दो बॉडीज हैं, दोनों को मासेस क्या है? अलग अलग है, जा रहे हैं एक दूसरे के कांटेक्ट से हट गए, कोलिजन के बाद किसी स्पीड से जा रहे हैं, किसी दूसरी स्पीड से जा रहे हैं, जो भी इसकी है वेलोसिटी लिख लेते हैं।
ये वाला मान लेते हैं u1 स्पीड से जा रहा था, ये क्या है u2 स्पीड से। इसका मास m1 है, इसका मास क्या है, इसको ध्यान से देखिएगा, इसमें पूरी कैलकुलेशन है, बस न्यूमेरिकल्स आते हैं ठीक ठाक, ठीक है, ध्यान से देखना। आफ्टर कोलिजन क्या होगा, आफ्टर कोलिजन आफ्टर कोलिजन मान लेते हैं इसकी वेलोसिटी क्या हो गई, v1 हो गई, इसकी क्या हो गई, v2 हो गई, लेकिन मास तो नहीं बदलेगा ना, मास तो वही रहना है दोनों का, है ना भाई, भाई कटे फीटे ना टूटे ना, मास तो वही रहना है। बहुत बार क्या होता है, दो बॉडी टकराती हैं, कुछ पार्ट टूट के अलग हो जाता है, लेकिन मान लेंगे कुछ निकल भी रहा तो एकदम नेग्लिजिबल है, इतना मास नहीं कि इफेक्ट डाल सके बॉडी के वेट, ठीक है ना, तो थोड़ा बहुत इतना। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमारा क्या कहता है, मोमेंटम तो कंजर्व रहेगा ना, अकॉर्डिंग टू व्हाट, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इसमें क्या होगा ये समझ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के अकॉर्डिंग क्या होगा, इसमें मोमेंटम कंजर्व होगा, मतलब सम ऑफ मोमेंटम बिफोर द कोलिजन इक्वल टू सम ऑफ मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, कोलिजन के पहले जो उनका मोमेंटम होगा उसका सम, और कोलिजन के बाद जो मोमेंटम होगा उसका सम हमेशा क्या आएगा, कांस्टेंट रहेगा। इसका मतलब यहाँ से मिलेगा हमें m1 u1 प्लस ये पहली बॉडी का मोमेंटम हो गया, और क्या हो जाएगा m2 u2 इक्वल टू क्या होगा m1 v1 प्लस m2 2, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं भैया, यही है, क्लियर है। हाँ हाँ, वेक्टर में अगर हम लिख रहे हैं डायरेक्शन के साथ लिखेंगे तो लगेगा, कहीं कहीं आपको वेक्टर फॉर्म में लिखा हुआ इस तरह से मिल सकता है, लिख देता हूँ। मास तो स्केलर क्वांटिटी है, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है ना, अगर वेक्टर क्वांटिटी लिखेंगे तो एरो लगा सकते हैं, ठीक है, और वेक्टर में नहीं लिख रहे हैं तो सिर्फ नहीं लगाएंगे, सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखेंगे आप, बाकी ये हमने दिखाई दिया डायरेक्शन क्या है बराबर। एरो लगाने का मतलब वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी आप जान ही रहे हैं, लेकिन अगर वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं तो इस तरह से आप लिखेंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम बताओ भाई, नहीं यहाँ तक ठीक है, अब ये समझना, आगे देखो। अब हमने ये लिखा एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन जो हमने पीछे लिखा वो कौन सा है, एक्सप्रेशन जो हमने पीछे लिखा वो ये है अपना, ये ध्यान से देखो, ये लिख दिया हमने, इसमें क्या है, अब जो जिसके जिससे सफिक्स में 1 लगा है उसको एक साथ लाते हैं, जिसके जिसके सफिक्स में 2 लगा है उसको एक साथ लाते हैं। यहाँ से हो गया आपके पास m1 u1 माइनस के क्या हो जाएगा m1 v1 इक्वल टू में क्या है m2 v2 माइनस के क्या है m2 u2 है, कोई दिक्कत। m1 इसमें कॉमन है भैया, m1 कॉमन करेंगे तो u1 माइनस v1 आएगा, इक्वल टू वहाँ क्या होगा बताओ, m2 कॉमन करेंगे तो v2 माइनस u2 आएगा, इस इक्वेशन फर्स्ट, कोई दिक्कत, यही होगा ना भाई। 1 वाले सफिक्स वाले को एक साइड लाए, 2 सफिक्स वाले को एक साइड ले गए, m1 इसमें कॉमन हो गया तो u1 माइनस v1 हो गया, यहाँ m2 कॉमन हो गया तो v2 माइनस u2 हो गया, कोई प्रॉब्लम। अब काइनेटिक एनर्जी भी क्या होती है इस कोलिजन में, कंजर्व होती है, काइनेटिक एनर्जी भी क्या होती है, तो आप लिखोगे सिंस काइनेटिक एनर्जी इज ऑल्सो कंजर्व, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, देयरफॉर यहाँ लिखना काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट बॉडी मतलब हाफ ऑफ m1 u1 का स्क्वायर हाफ ऑफ m2 का स्क्वायर इक्वल टू में क्या हो जाएगा हाफ ऑफ m1 v1 का स्क्वायर हाफ ऑफ v2 का स्क्वायर। ध्यान समझिए, फोकस होकर, कैलकुलेशन वगैरह है ये आपके आपके लेवल पे नहीं पढ़ाया जाए लेकिन पढ़ा रहे हैं इसीलिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके क्वेश्चन फंसते हैं हर जगह। अब इसको सॉल्व करेंगे फिर, 1/2 हर जगह दिख रहा है हमें, 1/2 हर जगह दिख रहा है, कॉमन करके कैंसिल कर लेंगे, फिर से वही क्या करेंगे m1 वाले टर्म को एक साथ करते हैं, m2 वाले टर्म को एक साथ, ये हो जाएगा m1 1 का स्क्वायर m1 v1 का स्क्वायर होगा ना, उधर को ले जाएंगे क्या होगा ये m2 v2 का स्क्वायर m2 u2 का स्क्वायर होगा यही, इसमें m1 कॉमन है, बचेगा क्या
u1 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर इक्वल टू यहाँ क्या है, m2 कॉमन है माइनस u2 का, ये है इक्वेशन नंबर हमारा क्या, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। अब इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से हम डिवाइड करना चाह रहे हैं। इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से क्या कर रहे हैं, डिवाइड। इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाई इक्वेशन 1, देखो ध्यान से, LHS को LHS से डिवाइड करेंगे RHS को, तो LHS में क्या है, यहाँ m1 है, यहाँ u1 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर, दिस होल अपॉन क्या है m1 और क्या है 1 माइनस के क्या है इक्वल टू, यहाँ क्या होगा, यह m2 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, दिस होल अपॉन m2 और यहाँ क्या है u2 माइनस, कुछ कैंसिल हो रहा है, क्या क्या कैंसिल होगा बताओ, यहाँ m1 से m1 कैंसिल होगा, यहाँ m2 से, अब इसको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर से एक्सपेंड करेंगे तो क्या होगा, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी। अब ये देखो ये होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से इसका एक्सपेंशन करेंगे तो a प्लस बी ए माइनस बी होगा, इसी तरह से इसका भी a प्लस बी ए माइनस बी से एक्सपेंशन करेंगे, नीचे वो टर्म दिया है लिखेंगे, लिखा जाए इसे, फिर आगे हो जाएगा ये हो जाएगा u1 प्लस v1, दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा u1 माइनस v1, दिस होल अपॉन क्या है u1 माइनस v1 इक्वल टू में क्या है u2 प्लस v2 और क्या होगा u2 माइनस v2, दूसरे होल अपॉन हो गया u2 माइनस, जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर लीजिए, क्या क्या कैंसिल होगा, ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, इधर ये वाले टर्म कैंसिल हो जाएंगे, तो फाइनली क्या मिला हमें u1 प्लस v1 इक्वल टू u2 प्लस, अगर हम v2 की वैल्यू निकालना चाहे तो u2 को इधर भेजना पड़ेगा, तो v1 प्लस u1 माइनस के क्या आएगा u2, दिस इक्वेशन, कोई प्रॉब्लम, ये v2 की वैल्यू आ गई, और इस वैल्यू v2 की वैल्यू को उठाकर किसी भी इक्वेशन में रख सकते हैं हम, तो हमें v1 की वैल्यू निकलेगी u1 और u2, ऐसा क्यों जानते हो, क्योंकि बॉडी जब पहले चल रही है तब उसकी स्पीड हमें पता होगा, क्या v2 इक्वल टू v1 प्लस u1 माइनस u2, क्या आया, देखो जब बॉडी इनिशियली चल रहे हैं कोलिजन के पहले तो मुझे उसकी स्पीड पता होगी कि किस स्पीड से बॉडी जा रही है, लेकिन जब बॉडीज टकराएंगी तो किसकी स्पीड कितनी बढ़ी कितनी घटी ये आप नहीं जान पाओगे, तो मतलब v1 v2 एग्जैक्ट क्या होगा ये जानना हमारे लिए थोड़ा क्या हो जाएगा मुश्किल, लेकिन इनिशियली जो बॉडी रन कर रही है वो तो उसको एग्जैक्टली हम क्या कर पाएंगे, मेजर कर लेंगे ना, उसको काउंट कर लेंगे कितनी स्पीड से जा रहा है ये, इसका मतलब कोलिजन के बाद किसकी स्पीड कितनी हो रही है कैसे जानेंगे, जो इनिशियल स्पीड है उसकी हेल्प से हम उसकी फाइनल वेलोसिटी निकालेंगे, स्पीड निकालेंगे, जब बॉडी कोलिजन के पहले चल रही तो उसकी स्पीड हमें पता है, जब टकराएगी टकराने के बाद किसकी स्पीड कितनी होगी वो कैसे जानेंगे, जो पहली स्पीड से वो चल रही थी उस स्पीड की हेल्प से निकालेंगे, उसके लिए एक्सप्रेशन बेसिकली हम डिराइव करना चाह रहे हैं, मतलब v1 और v2 की वैल्यू u1 और u2 के कॉन्टेक्स्ट में निकालना चाह रहे हैं, उसके टर्म्स में निकालना चाह रहे हैं, और v2 की वैल्यू भी क्या है भाई u1 और u2 के टर्म में निकालना चाहते हैं, समझ रहे हो, पूरा पर्पस ये चल रहा है यहाँ पर, ठीक। इस v2 की वैल्यू को उठाकर इक्वेशन 1 में रख रहे हैं हम, इक्वेशन 1 क्या था अपना बताइए जरा, इक्वेशन 1 याद है आपको, फ्रॉम इक्वेशन 1 यहाँ था, यहाँ पर m1 यहाँ था u1 माइनस v1 इक्वल टू क्या था m2, यहाँ था v2 माइनस u2, याद है क्लियर है, यही था ना। अब v2 की वैल्यू हमने निकाला भी रख देते हैं, यहाँ m1 से मल्टीप्लाई भी कर लो भाई, ये हो जाएगा m1 u1 m1 v1 m2 v2 की वैल्यू क्या है v1 प्लस u1, ये है ना माइनस u2, और एक माइनस u2 पहले से दिया है, ये v2 की वैल्यू है ना v1 प्लस u1 माइनस u2, और माइनस u2 पहले से। अब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा देखिए,
मल्टीप्लाई करते हैं अंदर, m1u1 माइनस m1 v1 इक्वल टू क्या आएगा, m2 v1 होगा ये, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, m2u1 माइनस के माइनस u2 माइनस माइनस 2u2 हो जाएगा, तो ये माइनस के 2 m2 और क्या हो जाएगा, u2 हो जाएगा। क्लियर है, आएगा ये। फिर यहाँ से देखो हमें v1 की वैल्यू निकालनी है, तो v1 वाले टर्म को एक साथ कर लेते हैं। v1 यहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, उसको RHS में भेज लिया जाए। यहाँ u1 दिख रहा है, उसको इधर लाते हैं भैया, तो क्या हो जाएगा, ये हो गया m1 u1, ये इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा 2m2 और क्या हो गया u2 इक्वल टू, ये उधर जाएगा, ये हो जाएगा m1 v1 प्लस में हो जाएगा, और m2 v1 भी दिया है, ये हो जाएगा m1 u1 प्लस के 2 टाइम्स ऑफ m2 u2 इक्वल टू, इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है, v1 कॉमन दिख रहा है, तो क्या आएगा ये m1 प्लस m2 आ जाएगा, m1 प्लस m2 आ जाएगा। अगर मुझे v1 की वैल्यू निकालनी हो तो v1 इक्वल टू क्या होगा, ये m1 प्लस m2 आकर इसे डिवाइड करेगा, ये हो जाएगा m1 अपॉन m1 प्लस m2, और ये क्या हो गया u1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ m2 अपॉन m1 प्लस m2, और क्या हो जाएगा ये, इसमें गुड़िया, हाँ ये माइनस m1 v1 था, माइनस के m1 v1 को अगर हम ट्रांसफर करेंगे उधर जाएगा, क्या हो जाएगा ये प्लस में हो जाएगा, वो m2 और v1 पहले से प्लस में था, यहाँ से आकर ऐड होगा, फिर हमने v1 कॉमन कर लिया, तो m1 प्लस, हाँ आप लोगों ने माइनस लिखा है, देखो कहीं प्लस माइनस मिस किए क्या, फॉर्मूले में नीचे प्लस है कि माइनस, देख लो। अच्छा एक u1 वाला टर्म वहां भी था ना, देखो वहां ये वाला u1 वाला टर्म मिस किए ना, ये वाला टर्म मिस किए कि नहीं, ये वाला टर्म मिस किए ये, हाँ ना भाई, नहीं 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 वो सही है, बस ये नहीं लिखा है, यहाँ देखो करेक्ट करते हैं, क्या आएगा, माइनस होगा तो क्या होगा बताओ, इधर आकर माइनस होगा, तो u1 दोनों में है, m1 माइनस m2 और क्या हो जाएगा u1 हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ भी क्या हो जाएगा m1 माइनस m2 और क्या हो जाएगा यहाँ u1, वो वाला टर्म मिस किए, फिर m1 माइनस m2 और यहाँ क्या हो जाएगा, बस दैट्स ऑल। ठीक है, बस ये वाला टर्म मिस हुआ, ये किसकी वैल्यू आ गई, v1 की आ गई, मतलब जो पहली बॉडी है टकराने के बाद उसकी स्पीड क्या होगी, ये होगी, ये m2 को अंदर मल्टीप्लाई किए है ना, m2 को सभी टर्म में मल्टीप्लाई करना होगा, हाँ हाँ प्लस हो गया m2v1 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 यहाँ मल्टीप्लाई किया ना इसको, हाँ ये यही तो है मेरी जान, ये RHS में पहले से ही था, ये RHS में पहले से ही है, ये वाली वैल्यू हमने क्या किया ट्रांसफर किया, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ कर बस में हो, हमने कहा कैलकुलेशन है ध्यान से देखना पड़े, एक टर्म मिस हो गया, देखो ये चीजें हो गई, हर टर्म समझ रहे हो ना, कैलकुलेशन है इसमें ध्यान से देखना, ना डिटेल में कोई हो नहीं था, लेकिन हमने कहा कराते हैं, आप लोगों को नॉलेज होना चाहिए कैसे आ रहा है कैसे नहीं। बाकी आपको केवल ये फार्मूला याद रखना है, न्यूमेरिकल करने के लिए क्या करना चाहिए आपको, फार्मूला याद रखना चाहिए, ये फार्मूला आ कैसे रहा है ये हम आपको दिखा रहे हैं, बाकी ज़रूरत सिर्फ इतने की है आपको न्यूमेरिकल्स करने के लिए, वो भी न्यूमेरिकल्स तुम्हारे लेवल पे नहीं आएंगे, तुम ठीक ठाक क्वेश्चन कहीं देखोगे तब वहाँ आएंगे, समझ रहे हो ना, जो हमने शीट में दिए हैं और अदर कंपटीशन का देखोगे तब, बाकी स्कूल लेवल पे तो केवल कोलिजन क्या होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम जान लो, इतना इनफ है।
लेकिन हम लोग को सब पढ़ना है क्योंकि आगे भी एग्जाम हमें देने हैं। ये सब डिटेल में बता रहे हैं। कैसे आइए बता दिए, बाकी आपको ये फार्मूला याद रहना चाहिए। अब V1 आ गया, V1 की वैल्यू इक्वेशन 2 में रख देंगे तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, V2 की आ जाएगी। तो फ्रॉम इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 क्या था आपको याद है ना, अभी लिखे थे हम लोग। इक्वेशन 3 क्या है, V2 इक्वल टू V1 प्लस U1 माइनस के क्या है U2 है ना। V1 की वैल्यू रख देते हैं भैया, V1 की वैल्यू आ गई आपकी क्या, M1 माइनस M2 अपॉन M1 प्लस M2, और यहाँ क्या है U1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ क्या था M1 प्लस M2 अपॉन क्या है U2 है, फिर माइनस के क्या है, प्लस के क्या है U1 है, प्लस के क्या है U1 है, माइनस के क्या है U2 है, यही लिखा है। अब इसे सॉल्व किया जाए, देखो एलसीएम लेके U1 वाले को एक साथ कर लेते हैं, U2 को एक साथ, U1 वाले टर्म को एक साथ करेंगे तो क्या आएगा, U1 वाले टर्म को एक साथ कर रहे हैं हम, एलसीएम क्या होगा हमारा M1 प्लस, तो यहाँ तो M1 माइनस M2 है, लेकिन जब ये M1 प्लस M2 यहाँ पार्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा U1 में तो क्या हो जाएगा, प्लस के M1 प्लस के क्या आएगा M2, U1 तो बाहर कर लिए ना, U1 दोनों में आएगा भाई, U1 यहाँ भी है U1 वहां भी है, U1 देखो यहाँ भी है और U1 यहाँ भी है, U1 का हम लोग कॉमन किया, दोनों में M1 प्लस M2 एलसीएम लेके सॉल्व किए तो ये आया। इसी तरह से U2 यहाँ भी है U2 यहाँ भी है, U2 हम क्या करेंगे कॉमन कर लेंगे, M1 प्लस M2 क्या ले लेंगे एलसीएम, तो क्या आएगा 2 टाइम्स ऑफ यहाँ क्या है M2 माइनस के M1 माइनस के क्या हो जाएगा M2, माइनस में क्यों आया क्योंकि हम माइनस साइन लगा है, जब M1 प्लस M2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के M1 माइनस के M2 आ जाएगा। ठीक है भाई, चलो क्या क्या कैंसिल हो रहा है देखो यहाँ, जो कैंसिल हो रहा है बताइए, यहाँ M2 से M2 क्या होगा, और तो यहाँ क्या आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ M1 अपॉन M1 प्लस M2, और यहाँ क्या हो जाएगा U1 प्लस, वहाँ 2M2 में से एक M2 माइनस करेंगे तो एक M2 बचेगा, बचेगा ना भैया, तो हो जाएगा M2 माइनस M1 दिस होल अपॉन M1 प्लस M2, और यहाँ क्या आएगा तो 2 आ जाएगा। ये वेलोसिटी V2 हो गई हमारी, मतलब सेकेंड बॉडी की क्या वेलोसिटी होगी कोलिजन के बाद, ये है सेकेंड बॉडी का कोलिजन के बाद वेलोसिटी क्या होगी, ये आ गया, ऐसे निकलेगा ये। इन दोनों वेलोसिटी से हमें बहुत सारे एक्सप्रेशन डिराइव करने हैं, तो ये एक्सप्रेशन ये याद रखना है आपको। और तो V1 इक्वल टू क्या है एक बार जल्दी से बताओ, V1 इक्वल टू क्या है, V1 इक्वल टू M1 माइनस M2 अपॉन M1 प्लस M2 U1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ M2 अपॉन M1 प्लस M2, और क्या है U2। V2 इक्वल टू क्या है 2 टाइम्स ऑफ M1 अपॉन M1 प्लस M2 U1 प्लस M2 माइनस M1 अपॉन M1 प्लस M2 U2, ये याद होना चाहिए। तब आगे जो एक्सप्रेशन डिराइव करने वाले हैं बताने हैं, अलग अलग केसेस हैं, ये केवल जनरल फॉर्म है, फिर इसमें जो केसेस हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो स्पेसिफिक केसेस होते हैं, न्यूमेरिकल्स उस पे आते हैं, वो फंसाते हैं। उन स्पेसिफिक केसेस को जानना बहुत क्या है जरूरी है हमारे लिए। क्लियर है हमारी बात, वो डेराइव करने को आता है, कभी एक्सप्लेन करने को आता है एकेडमिक लेवल पे भी, और कंपटीशन में उस पर न्यूमेरिकल्स आते हैं, हम समझ नहीं पाते कि कौन सा केस कौन सा फार्मूला कहाँ लग रहा है, फिर आपको सब रटना ही पड़ जाता है। ये जनरल वाला फार्मूला आपको याद रहना चाहिए, क्या क्या है बताओ, V1 इक्वल टू M1 माइनस M2 अपॉन M1 प्लस M2 U1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ M2 अपॉन M1 प्लस M2 U2 है। V2 इक्वल टू है आपका 2 टाइम्स ऑफ M1 अपॉन M1 प्लस M2 U1 प्लस M2 माइनस M1 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू U2 है। V1 V2 आ गया हमारा। अब अलग अलग केसेस है इसमें, पहला केस जैसे इसमें क्या है देखिए जरा, फर्स्ट केस क्या है अपने पास, केस 1 क्या कहता है भाई बताओ, M1 इक्वल टू क्या है, तो स्पेशल केसेस ये सब आपने लिखे हैं, नहीं लिखे हैं तो लिख लीजिएगा, जिन्होंने लिखे हैं अच्छी बात है। केस फर्स्ट देखियो क्या कहता है, इफ M1 इक्वल टू क्या हो गया, बहुत ध्यान से देखना, इफ M1 इक्वल टू क्या हो गया M2, इसका मतलब वो एक केस है जिसमें दोनों बॉडी का मास क्या है सेम है। अगर दोनों बॉडी का मास सेम है तो देखो V1 इक्वल टू क्या लिखे आपने अभी लिखे ना, V1 इक्वल टू क्या है बताओ, V1 इक्वल टू
m1 माइनस m2 अपॉन क्या था, m1 प्लस m2, और क्या हो गया u1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ m2 अपॉन m1 प्लस m2, और ये क्या हो गया u2। क्लियर है? और u2 इक्वल, हाँ नहीं ये सब लिखो, v2 का केवल एक्सप्रेशन लिखो, ये होगा 2 टाइम्स ऑफ m1 अपॉन, ये एक्सप्रेशन याद रखना है आपको हमेशा, और यहाँ क्या होगा u1 प्लस m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2, और यहाँ क्या हो जाएगा u2 होगा। ये v1 v2 है। v1 v2 का मतलब क्या है, आफ्टर कोलिजन जो पहली बॉडी का वेलोसिटी होगा, v2 का मतलब क्या है, आफ्टर कोलिजन जो सेकंड बॉडी का वेलोसिटी होगा, उसकी बात हो रही है। क्लियर है ना? बहुत ध्यान समझना बेटा, नहीं सब रह जाएगा ऐसे ही, केवल कॉन्सेंट्रेटर होकर देखो, ये सब मजाक की बात नहीं, बुक में इतना एक्सप्लेनेशन मिलेगा वही नहीं आपको, ये बता रहे हैं डिटेल में, इसको देख लो। हम भी केवल नोट्स देकर काम चला सकते थे, लेकिन बता रहे हैं इसलिए ताकि आज जानो आप हर चीज कैसे आ रही है। ठीक है? देखो अब यहाँ क्या होगा, जब m1 इक्वल टू m2 हो गया, जब m1 इक्वल टू m2 हो गया, तो ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा कि नहीं बताओ, क्यों? क्योंकि दोनों का डिफरेंस जीरो आ जाएगा। यार ध्यान से देखो, जब m1 इक्वल टू m2 हो गया तो दोनों का डिफरेंस क्या आएगा, जीरो आएगा, तो ये वाला टर्म पूरा हट जाएगा। और जब m1 इक्वल टू m2 हो गया तो नीचे क्या हो जाएगा, m1 के प्लेस पे भी m2 रख देंगे, तो m2 प्लस m2 2 टाइम्स ऑफ m2, 2m2 से 2m2 कैंसिल हो जाएगा, केवल क्या बचेगा u2। इसका मतलब यहाँ पर v1 इक्वल टू क्या हो गया, u2 हो जाएगा, यहाँ पर v1 इक्वल टू क्या हो जाएगा u2 एंड क्या हो जाएगा बताओ, और v2 इक्वल टू क्या हो जाएगा u1 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब जब दो बॉडी का मासेस सेम होगा तो u1 का मतलब क्या है, u1 का मतलब पहली बॉडी का मास है, अब सॉरी पहली बॉडी का वेलोसिटी है, u2 का मतलब क्या है, दूसरी बॉडी का वेलोसिटी है। यहाँ v1 इक्वल टू क्या गया u2, इसका मतलब जब दोनों बॉडी एक दूसरे से कोलाइड करेंगे, बहुत ध्यान से देखना इसे, जब दोनों बॉडी एक दूसरे से कोलाइड करेंगी तो उस केस में क्या होगा, जैसे ये है पहली ये बॉडी, कोलिजन के बाद इनकी ये है वेलोसिटी, यहाँ ध्यान से देखना, ये है u1, ये है हमारा u2, ये क्या है v1, इसकी वेलोसिटी क्या है u2, ये कोलिजन के बाद है, आफ्टर कोलिजन। तो हम ये बता रहे हैं कि v1 किसके इक्वल हो गया, टू u2 के इक्वल हो गया। अगर v1 u2 के इक्वल हो गया, इसका मतलब क्या है, जो इस बॉडी की वेलोसिटी थी वो वेलोसिटी किसकी हो जाएगी, पहली बॉडी की हो जाएगी। ये u1 स्पीड से जा रहा था, ये u2 स्पीड से जा रहा था, जब दोनों के मासेस इक्वल हो जाएंगे, दोनों टकराएंगे, तो जो इसकी वेलोसिटी है इसकी हो जाएगी, जो इसकी थी वो। तो इस केस में हमने बताया होगा, जब मासेस दोनों बॉडी की इक्वल होंगी, देन आफ्टर कोलिजन वेलोसिटीज आर गेट इंटरचेंज्ड, मतलब जो पहली बॉडी की वेलोसिटी थी वो दूसरी की हो जाएगी, जो दूसरे की थी वो, एक केस ये स्पेशल केस है, ध्यान रखना। इसमें वेलोसिटीज क्या हो जाती हैं, इंटर, इसमें प्रूफ करने को आता है, अगर टीचर आपका बहुत इंटेलिजेंट होगा एकेडमिक लेवल पे तो पूछेगा, शो दैट इफ द masses ऑफ द बॉडीज आर इक्वल देन आफ्टर कोलिजन देयर वेलोसिटीज आर गेट इंटरचेंज्ड, नहीं तो लॉलीपॉप चल ही रहा है। बाकी आप कंपटीशन के क्वेश्चंस करेंगे तो ये स्पेसिफिक केस याद होना चाहिए, फिर एमसीक्यू वाले क्वेश्चन में आपको इतना डिटेल्ड मैनर में करने का टाइम नहीं होगा, आपके पास नॉलेज होना चाहिए, इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए हर चीज़ की कि कैसे करना है कैसे। ठीक है, ये पहला केस हो गया। दूसरे केस में क्या है कि अगर मान लीजिए दोनों में से कोई एक बॉडी क्या है, रेस्ट पे है, दोनों में से कोई एक बॉडी क्या है, रेस्ट पे है, तो
हाँ 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 ठीक। तो हमारे कहने का मतलब अपने आप को थोड़ा एक्टिव रखिए, तभी चीजें कर पाएंगे। चले आगे बढ़े, पहला केस हो गया। दूसरा केस क्या है, अगर दूसरी बॉडी मान लीजिए रेस्ट पे है, दूसरी बॉडी क्या है मान लीजिए, उसमें अलग अलग केसेस बनेंगे। केस टू देखिए, केस टू क्या है। केस टू ये है कि अगर सेकेंड बॉडी हमारी क्या है, रेस्ट पे है, आप लिखोगे इफ सेकेंड बॉडी इज एट व्हाट, रेस्ट। रेस्ट पे है, इसका मतलब क्या हो गया, u2 इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, वेरी गुड, ये हो जाएगा 0। तो v1 इक्वल टू क्या बन जाएगा, u2 जहां जाए m1 माइनस m2, m1 प्लस m2 u1, v2 तो 0 हो गया, u2 वाला टर्म लिखेंगे नहीं। एंड v2 इक्वल टू क्या हो जाएगा फिर, v2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ m1 अपॉन m1, हाँ बिल्कुल, u2 ये हो जाएगा, v2 ये हो जाएगा। अगर सेकेंड बॉडी रेस्ट पे है तो ये, सेकेंड बॉडी रेस्ट पे है तो ये सिचुएशन बनेगी। ये एक जनरल केस हो गया कि पहली बॉडी की वेलोसिटी ये हो जाएगी, सेकेंड बॉडी की वेलोसिटी ये हो जाएगी। भाई टकराएगी तो अगले बॉडी को भी तो कुछ धक्का देगी, पुश करेगी वो आगे जाने के लिए, और धक्का देगी तो उसकी भी अपनी कुछ वेलोसिटी कम होगी कि नहीं, टकराने के बाद होगी, तो ये आ गया। लेकिन अब इसमें भी अलग अलग केसेस हैं। केस 2 का 2.1 वाला वर्जन देखते हैं हम, या ए वाला वर्जन देखते हैं। क्या अब एक बार जब क्या होगा, मास m1 क्या हो, m2 से बहुत ज्यादा हो। एक वो केस है जिसमें m2 m1 से बहुत क्या हो, ज्यादा हो। बहुत ध्यान से समझना। एक बॉडी रेस्ट पे खड़ी है, जैसे मान लो ट्रक खड़ी है, ट्रक क्या है, खड़ी है। अब कोई ऐसी इलास्टिक बॉडी, मतलब इलास्टिक कोलिजन मतलब टकराने के बाद वापस आए। इन इलास्टिक कोलिजन का मतलब क्या होता है, जैसे आप लोगों का जब कोलिजन होता है, एक्सीडेंट होता है, क्या होता है वो, इन इलास्टिक कोलिजन। मतलब ऐसा मैं विश नहीं कर रहा हूँ, एक्सीडेंट इन जनरल होता है तो कैसा कोलिजन होता है, इन इलास्टिक। आप बाइक से जा रहे हैं, ट्रक ने आपको धक्का मार दिया, इलास्टिक कोलिजन होता है। ट्रक जिस स्पीड से जा रही है तो मार देते हैं, आप दोगुनी स्पीड से आगे जाकर गिरते हैं। लेकिन पीछे से अगर कोई कार आकर ट्रक से टकरा गई तो इन इलास्टिक होगा। क्यों, क्योंकि कार उसी में घुस जाती है, चिपक के रह जाती है, भैया बाहर निकल पाती है क्या, ये इन इलास्टिक है। क्यों, क्योंकि कोलिजन के बाद उसी में स्टिक हो गई। लेकिन बाइक वगैरह में अगर ये सब टक्कर मार दें तो बाइक चिपक जाती है, क्या उठा कर क्या करेगी, बहुत दूर तक फेंक देगी, मतलब बहुत दूर तक फेंका जाएंगे। वो क्या है, इलास्टिक कोलिजन है। तो हमने कहा अगर सेकेंड बॉडी रेस्ट पे है तो दो केसेस बनेंगे। पहला केस क्या होगा, जैसे मान लीजिए एक बॉल रखी है, एक छोटी सी आपके पास रबर की बॉल है, एक बड़ी बॉल आपने रखा हुआ है। आप बॉल यहाँ से फेंकेंगे तो क्या होगा, भाई जो भी बड़ी बॉल रखी है रबर की आपके पास बॉल है, टकराएगा हल्का फुल्का, वो भी हिले डुलेगा कि नहीं। लेकिन जो छोटी बॉल है टकराएगी तुरंत वापस आ जाएगी, क्या ही कर लेगी उसका। लेकिन अगर वही छोटी बॉल रखे हो, अब बड़ी बॉल से हम मार रहे हैं, हिट कर रहे हैं उसको, तब बड़ी बॉल की स्पीड में थोड़ी सी तो कमी आएगी, लेकिन जो छोटी वाली बॉल है ना, जिस स्पीड से फेंका उसके दोगुनी स्पीड से आगे भागेगी। यही चीज यहाँ प्रूफ करना है। मेरी बात समझ आ रही है। अब इसमें क्या करना है, इसमें दो केसेस बनेंगे। पहला केस, दोनों को अलग अलग डिस्कस करते हैं। केस 1 केस 2 क्या है, देखो अलग अलग। फर्स्ट केस क्या बनेगा, सेकंड केस क्या बनेगा। तो केस 2 का ए वाला वर्जन क्या है, और केस 2 का बी वाला वर्जन क्या है, ये समझते हैं। मतलब सेकंड केसेस इसमें क्या बनेंगे। इसमें क्या है, पहले में हम समझ रहे हैं। पहले में ये समझिए कि अगर मास m1 क्या है, m2 से बहुत ज्यादा है। मास m1 जो है m2 से बहुत क्या है, ज्यादा है। उस केस में जो m1 माइनस m2 आएगा, उस केस में जो m1 माइनस क्या आएगा, m2 आएगा, उस केस में m1 माइनस m2 लगभग किसके बराबर आ जाएगा, m1 के ही बराबर आ जाएगा। और m1 प्लस m2 भी लगभग किसके बराबर आ जाएगा, m1 के ही बराबर आ जाएगा। किसके बराबर आ जाएगा, मतलब मास बहुत ज्यादा है। इससे इसका डिफरेंस लेंगे तब भी कोई अंतर नहीं पड़ेगा। जैसे मान लो कोई 1000 kg का है, अब कोई 1 ग्राम की चीज जाकर टकरा गई, 1000 ग्राम पे 1 ग्राम कोई इफेक्ट डाल पाएगा क्या, कुछ ही नहीं। या 1 kg भी जाएगा तो क्या ही इफेक्ट डाल पाएगा, कुछ डाल पाएगा क्या। हम आपसे कहते हैं आप बाहुबली हो, जाओ ट्रक को धक्का देकर स्टार्ट कर दो, कर पाओगे अकेले, लोडेड ट्रक है वो तो नहीं, लेकिन आप अनलोड हो जाओगे, ये स्थिति खराब हो जाएगी कि नहीं, नहीं हो पाएगा ना, दिक्कत है। ये समझना, मतलब आप अब ये देखो, इस केस में ये m1 m2 का डिफरेंस m1 के बराबर आएगा, और नीचे भी m1 प्लस m2 का सम m1 के बराबर आएगा। तो m1 से m1 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। फाइनली हमारे पास बचेगा क्या,
फाइनली हमारे पास बचेगा कि v1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, u1 आ जाएगा। v1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, u1। और यहाँ v2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, v2 इक्वल टू लगभग 0 के बराबर आ जाएगा। लगभग 0 क्यों, मतलब ये इसके v2 इक्वल टू u1 के ही बराबर आ जाएगा। ये इसमें लिखे हो ना इसका एक्सप्रेशन, v2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये 2 टाइम्स ऑफ m1 है, ये 2 आ जाएगा। इसमें लिखो क्या आएगा कैंसिल होकर, m1 से m1 कैंसिल होगा ना, m1 से m1 कैंसिल होगा, 2 टाइम्स ऑफ क्या आएगा, ये 2 टाइम्स ऑफ यहाँ है u1। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, ये जो आफ्टर कोलिजन जो बॉडी पीछे से टकराई वो उसी स्पीड से क्या हो जाएगी, बाउंस बैक हो जाएगी। क्या हो जाएगी, और सेकंड के लिए क्या सिचुएशन है बताओ, मतलब जो सेकंड बॉडी का है वेलोसिटी उसका जस्ट क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी, उसके जस्ट क्या हो जाएगी, डबल के इक्वल हो जाएगी। दूसरी सिचुएशन क्या है, मतलब जो पीछे से बॉडी आ रही है उसका मास ज्यादा है और जो बॉडी रेस्ट पे है उसका मास क्या है, कम है, उसकी वेलोसिटी पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो कोलिजन के पहले था वही कोलिजन के बाद भी है। लेकिन जो बॉडी रेस्ट पे थी उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, जिस स्पीड से वो बॉडी उससे टकराई उसके दुगने स्पीड से आगे भागेगी। मेरी बात समझ आ रही है, नहीं समझे, जैसे हमने कहा ये रेस्ट पे है, ये मोशन में है, ये 10 मीटर पर सेकंड से आ रही है, 10 मीटर पर सेकंड से, तो ये टकराएगी, इसकी स्पीड में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, 10 मीटर पर सेकंड से ही जाएगी टकराने के बाद भी। लेकिन जो बॉडी रेस्ट पे थी ना वो 20 मीटर पर सेकंड से आगे भागेगी। हाँ, वो भी केस आ रहा है मेरी जान, पहले इसका मास बहुत ज्यादा है, इसका मास बहुत कम है, भागेगी एकदम डबल स्पीड से, क्या होगी, आगे भागेगी। ऐसा बताया जा रहा है, ये मैथमेटिकली डिराइव करके बता रहे हैं, बाकी ओरली तो कुछ भी बता सकते हो तुम। हर चीज को साइंटिफिक मैनर में प्रूफ करना टफ होता है, क्योंकि उसके पीछे आपकी पूरी लॉजिकल रीजनिंग डिराइव करनी बतानी पड़ती है, वो जानना जरूरी है, समझ रहे हो कि नहीं। सेकेंड केस क्या है कि जो बॉडी रेस्ट पे है उसका मास पहली बॉडी से बहुत ज्यादा है, अब ये बहुत भारी है, ये बहुत हल्की है, आकर टकराएगी तो क्या होगी, समझ रहे हो ना, कुछ कर लेगी, इसका हिला डुला पाएगी। लेकिन ये जब टकराएगी तो जिस स्पीड से टकराएगी उसी स्पीड से क्या हो जाएगी, अभी देखते हैं, इसको लिखते हैं। दूसरे केस में क्या हो गया कि m2 हमारा क्या है, m1 से बहुत ज्यादा है, तो यहां से दो चीजें निकलेंगी। पहला क्या कि m1 माइनस m2 जो होगा, m1 माइनस m2 लगभग किसके बराबर होगा, माइनस m2 के। माइनस m2 क्यों, m2 ज्यादा है ना m1 से, तो डिफरेंस लेंगे तो नेगेटिव आएगा ना अब। और दूसरी चीज क्या होगी कि m1 प्लस m2 की वैल्यू लगभग किसके बराबर आएगी, लगभग m2 के बराबर आएगी। क्यों, क्योंकि m2 बहुत ज्यादा है, कम करेंगे तो अप्रॉक्स किसके बराबर आएगी, m2 के ही बराबर आ जाएगी। इस केस में क्या होगा, आप इस केस में हो जाएगा v1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, फिर जब v1 के प्लेस पर रखेंगे तो यहाँ माइनस m2 आएगा, नीचे भी m2 आएगा, m2 से m2 कैंसिल, माइनस के u1। इसका मतलब क्या हो गया, जो बॉडी जा रही है टकराएगी और उसी स्पीड से क्या हो जाएगी, बाउंस बैक हो जाएगी, वापस आ जाएगी। v2 के लिए देखो जरा, v2 के लिए देखेंगे तो क्या आएगा बताओ, इसमें देखेंगे तो क्या होगा 2m1, ये लगभग 0 के बराबर आ जाएगा, क्योंकि ऊपर वैल्यू बहुत छोटी है, नीचे वाली वैल्यू बहुत क्या है, बड़ी है, ये लगभग 0 के बराबर आ जाएगा। मतलब उसकी स्पीड में लगभग कुछ भी चेंज, हल्का सा हो सकता है, हिले डुले, बाकी कोई प्रभाव पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये दो केसेस इसमें है, दोनों हमने डिस्कस कर लिए, ये इसमें दो केसेस बनेंगे, इसको हमने डिस्कस कर। ठीक है, तीसरे केस में क्या होगा, ये समझ में आ रही बात, क्लियर है। और तीसरा केस इसमें क्या डिस्कस किए थे बताओ, हाँ हाँ, जब m1 इक्वल टू m2 होगा तो उस केस में क्या होगा। इसी में तीसरा केस क्या है, केस 2 का जो थर्ड वाला पार्ट है वो क्या होगा, 2c समझो, एक बॉडी रेस्ट पे है और दोनों के मासेस क्या हो गए, इक्वल हो गए। जब दोनों के मासेस इक्वल हो जाएंगे तो v1 इक्वल टू तो क्या जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वहां m1 माइनस m2 आया था, और v2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, v2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, u1 आ जाएगा, u2 आ जाएगा।
बात क्लियर हो रही? इसका अगर दोनों का मास सेम है, एक बॉडी रेस्ट पे है, एक मोशन में आ रही है, जब टकराएगी तो जो बॉडी रेस्ट पे थी वो उतनी स्पीड से चलना स्टार्ट कर देगी जो बॉडी जिस स्पीड से आ रही थी, बाकी जो पहली वाली बॉडी है वो रेस्ट पे आ जाएगी। क्लियर हुई हमारी बात? जैसे मान लीजिए इन दोनों का मास सेम है, ये रेस्ट पे है, ये मोशन में है, तो ये आएगी, इससे टकराएगी, ये मान लो 10 मीटर पर सेकंड से आ रही थे, तो ये इसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकंड हो जाएगी, लेकिन ये रेस्ट पे आ जाएगी। अब ये मोशन में, मेरी बात समझ आ रही है? ठीक, क्लियर? ये बताया जा रहा है। ये तीसरा केस हो गया। ये 3 केस बहुत इंपॉर्टेंट है। एक इसके पहले वाला केस, जनरल एक्सप्रेशन जरूर ध्यान रखना है, इस पे न्यूमेरिकल्स आएंगे, बहुत टफ लेवल के नहीं, बस ये जिसकी समझ होगी वही कर पाएगा। तो एक बार फिर से बताओ, V1 इक्वल टू क्या था? m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 u1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ m2 अपॉन m1 प्लस m2 u2 इनटू में था ना। V2 इक्वल टू क्या था? V2 इक्वल टू था 2 टाइम्स ऑफ m1 अपॉन m1 प्लस m2 u1 प्लस m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u2 था। एक्सप्रेशन याद हो गया? ये जनरल है, बाकी अलग अलग केसेस हैं। ये 1 डायमेंशन का था, 2 डायमेंशन वाला आप लोग जान लो, ये बीच की बाकी सारी चीजें आपको हमने बता दी थे। ऐसे इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशन हमें जानना है। इलास्टिक कोलिजन इन व्हाट? 2 डायमेंशन हमें जानना है। इसमें आपको चीजें लिखनी आनी चाहिए। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशन। पहले बताओ, इसके पहले आपको रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर आना चाहिए। इसके पहले क्या आना चाहिए आपको? रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। मुझे बताओ, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर आता है? वेक्टर को रिजोल्व कर लेते हैं कि नहीं? मैं देता हूं एक्सप्रेशन, देखो आप लोग लिख पाते हो। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर आता है हमें, रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर। तो रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर में क्या होगा? एक वेक्टर को हमें रिजोल्व करना है। अब यहां देखो, मान लीजिए वेक्टर कोई ए है, ये इसके साथ एंगल थीटा बना रहा है, तो ये इसका हॉरिजेंटल कंपोनेंट होगा ax। क्या लिखेंगे इसको? वेक्टर ए कॉस थीटा। ये इसका वर्टिकल कंपोनेंट होगा ay। वेक्टर ए क्या होगा? ये साइन थीटा होगा। वेक्टर को इसके हॉरिजेंटल और वर्टिकल कंपोनेंट में रिजॉल्व करना होगा, तो ये होगा, इसको नोट डाउन करना जिसको नहीं पता होगा। ये वर्टिकल कंपोनेंट है, हॉरिजेंटल कंपोनेंट, जिसके साथ एंगल बनेगा उसके साथ कॉस आएगा, जिसके साथ एंगल नहीं बन रहा उसके साथ साइन आएगा। नोट डाउन करो इसको जल्दी से। जल्दी से नोट डाउन करो। देख लिया? बहुत डिटेल में बता दिए, ध्यान से देखोगे तो बहुत कुछ मिल जाएंगे इसमें। बाकी मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, स्कूल में पढ़े होंगे, टीचर नहीं बताए होंगे ये सब। इतना जितना डिटेल में बता रहे हैं उतना तो नहीं ही बताएंगे, इतना वो नहीं बताएंगे, इन्फॉर्मेशन में भी नहीं दिए होंगे। हाँ हाँ हाँ, अब समझ में आया हर चीज़ कैसे है? हाँ हाँ। बस तिवारी, अब मैं समझ गया, आप लोगों की क्लासेस शाम में रखनी पड़ेगी मुझे। सुबह की नींद आप लोगों की संडे की बहुत प्रीशियस है। आप, अच्छा, तब आपकी बात मान लिए, बस एक दिन ये देखना, 5 मिनट। अच्छा अच्छा, अब ये समझना आप, मेरी जान, ये समझो, तुम सुनो दोस्त, सुनो। संडे को सुबह 7:30-8 बजे से शाम को मेरी 7:30-8 बजे तक क्लास रहेगी लगातार। इसी बीच में आधे घंटे का लंच करूंगा, बस दैट्स ऑल, बाकी बस पढ़ाना है। कोई संडे को सारी टीचर छुट्टी पर रहते हैं, कभी कभी भी क्लास कराएंगे, बस कभी कभी। संडे को हर क्लास को बुलाता हूँ, सबको 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे, जिसका जैसे एग्जाम है सिलेबस है उस हिसाब से सबको। कम से कम इतना ही सीख लो तब भी
कि बिना रुके बिना थके कैसे काम किया जाए। मेरी बात समझ रहे हो? पिछले 20-25 दिन से टाइफाइड से मैं सफ़र कर रहा हूँ, लेकिन 1% का चेहरे पर सिकन नहीं देखे होगे, कभी एनर्जी कम है या कभी बीमार है आदमी, लगातार काम कर। आलम यह है कि एक बार ठीक हो गया दोबारा हो गया, लेकिन फिर भी काम कर रहे हैं। मेरे कहने का मतलब ये सब जीवन के पहलू हैं, चलते रहेंगे, लेकिन इसमें आपने अगर ज़रूरी काम अपने रोक दिए तो आप सफ़र में पीछे हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि जिन दिनों में आप आराम फरामा रहे हैं उस समय में कोई पढ़ रहा होगा। कंपटीशन करोड़ों के बीच में है, 1-2 के बीच में नहीं है। मेरी बात समझ रहे हो ना? इसलिए बिना रुके बिना थके बिना हारे मेहनत करनी है। हर क्लास का देख लो, ये मैटर मैं बता रहा हूँ, बार बार ऐसी कॉपी नहीं कराता, प्रिंट कराता, पहले लिखता हूँ। तुम लोगों को इतने दिन में तो समझ में आ ही गया होगा। मैटर पहले एकदम परफेक्ट तैयार करता हूँ, उसके बाद प्रिंट कराता हूँ, फिर देता हूँ टाइप करा के। जैसे बहुत लोग क्या करते हैं, ज़्यादातर कोचिंग तुम्हें बता रहा हूँ 99% क्या करते हैं, सब बुक का छापे करा के दे देते हैं। हम ऐसा कई बुक से कलेक्शन, जहाँ जो परफेक्ट चीज़ें हैं, एक बुक में अच्छी चीज़ हमेशा थोड़ी दी जाती है, कई बुक का कलेक्शन लेते हैं तब देते हैं। तब मैं कहता हूँ कि इतना जो दे रहा हूँ कोई टीचर नहीं देगा। नहीं, 1 साल में सोचिए इंप्रूवमेंट हमने किया, 1 साल में इतना लगवाया हमने, इतना सब कुछ कर दिया। तो हमारे कहने का मतलब थोड़ा सा चीज़ें रूटीन में लाओ, मज़ा आएगा। देखो आप लोग जब लेवल पे पढ़ोगे ना तो मुझे भी पढ़ाने में क्या आएगा, मज़ा आएगा। आपको आपको हर बेसिक चीज़, एडवांस चीज़ बताएंगे। तुम्हें जितना पता होगा उतना किसी को नहीं पता होगा। बस मेरी शर्त ये है कि आप मुझे सुन लो, आप जो बता रहा हूँ मैं डायरेक्शन उसको फॉलो कर लो, काम कर लो, सब क्वेश्चन बैठे बैठे आपसे बन जाएंगे। ठीक है, बस इतना। बाकी मुझे कितना आता है ये मेरे लिए अहमियत रखता है, ठीक है, लेकिन आपके लिए मेरी वैल्यू उतनी ही है जितना मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूं, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं। जितना ज़्यादा मैं आपकी स्टडी में हेल्प कर पाऊंगा उतनी ही आपकी नज़र में मेरी वैल्यू है। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं मेरी बात? बाकी मैं कितना भी नॉलेजेबल हूँ, कितने भी पैसे वाला हूँ, कितना भी सुंदर हो, कोई मतलब है? गाते टहलता रहूँ, मैं इतना सुंदर हूँ, मैं क्या करूँ? जितने में होगा हथियार निकाल रहा हूँ, बताता हूँ क्या करूँ। रिकॉर्ड नहीं करा रहा हूँ, चिंता न लो, ये ऐसे ही बोल रहा हूँ, पॉज किया हूँ। क्लियर है हमारी बात? तो बस रेगुलर और सिंसियर। आप लोगों की टाइमिंग 9 बजे से थी, मैं थोड़ा सा 8 बजे कर दिया था, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं आगे से ध्यान रखूंगा कि आप लोगों की क्लासेस 9 बजे के बाद या 10 बजे के बाद, या बहुत दिक्कत होती है तो शाम में या दोपहर में, जैसे जो टाइम सूटेबल रहेगा, अगर इन्वायरमेंट ठीक रहेगा। अभी समर की दिक्कत है, ठंडी में तो दोपहर में हर कोई चाहेगा, खा पी कर आराम से आएंगे सर, झूमते हुए लौटते पुटते आएंगे, पहले सड़क पे आएंगे, लौटेंगे, उसके बाद क्लास में आएंगे, है ना? तो आगे से ध्यान रखा जाएगा, उस पर किया जाएगा। असल में बहुत सारी क्लासेस को टाइमिंग देना पड़ता है ना, जैसे सब क्लासेस आकर बैठी हैं तो दिक्कत हो जाती है थोड़ा सा। अब मैं ही अकेले रहता हूँ, अगर 2 क्लास एक साथ आ गई तो ऑब्वियस बात है एक क्लास को वेट करना। जैसे कल हो गया था, देखो कल तो 3 क्लास साथ चल रही थी, तुम लोगों का भी था, तुम लोगों को तो लिखने के लिए दे दिया, 9th को यहाँ पढ़ा रहे थे, 10th वाले वहाँ कर रहे थे ऑफिस में। तो हम किसी को मना नहीं करेंगे, पढ़ो जितना पढ़ सकते हो, लेकिन ये है कि हम चाहेंगे कि जब टाइम दे तो आप लोग उसको अच्छे तरीके से क्या करो, यूज़ करो। अरे गुड़िया, बस लास्ट टॉपिक बचा है, इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशन, इलास्टिक कोलिजन इन 2, हाँ, इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशन। बेटा यहाँ 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 देखो देखो देखो, प्लीज देखो, इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशन की जब हम बात कर रहे हैं तो देखो, अगर हमें वेक्टर ए को लिखना होगा ना तो हम क्या लिखेंगे, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप में लिखेंगे। ये कैप वाला कंपोनेंट नहीं है तो नहीं लिख रहे हैं। अगर इसको वेक्टर में लिखना होगा तो क्या हो जाएगा, वेक्टर ए ये हो जाएगा कॉस थीटा आई कैप प्लस वेक्टर ए साइन थीटा जे कैप हो जाएगा। क्लियर है? ये आ जाएगा। अब इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशन की हम बात करें, इसको ध्यान से देखो, इलास्टिक कोलिजन इन व्हाट, 2 डायमेंशन, 2D में बात कर रहे हैं, इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशन। अब यहां ध्यान समझना, अब ये जेड वाली एक्सिस है, ये मान लेते हैं हमारी क्या है, एक्स एक्सिस है, ये कौन सी एक्सिस है, वाई एक्सिस है। अब बॉडी आ रही है इधर से, कौन सी एक्सिस के लॉन्ग आ रही है, एक्स एक्सिस के लॉन्ग, ठीक है। यहां एक बॉडी पहले से रखी हुई है, इससे क्या कर रही है, वो टकरा रही है, इससे आकर क्या करेगी, टकराएगी भैया, और रेस्ट पे है ये, इसका मतलब U2 क्या है हमारा, 0 है, ये रेस्ट पे है। ये अलोंग एक्स एक्सिस चल रही है, कौन सी एक्सिस के लॉन्ग चल रही है,
अब जब ये टकराती है, यहां से देखना, तो मान लेते हैं पहली बॉडी यहां जा रही है और दूसरी वाली बॉडी यहां जा रही है। बहुत ध्यान से देखना, पहली वाली बॉडी इधर से जा रही है, दूसरी वाली बॉडी यहां से। इसका मतलब अगर इसका मास m1 है, इसका मास क्या है, m2 है। तो बहुत ध्यान समझना दोस्त, ये जरूरी है, बार बार कह रहा हूं मैं। ये मास क्या है, m1 है, ये क्या है, मास m2 है। मतलब ये सेकेंड बॉडी है, ये क्या है, फर्स्ट बॉडी है। तो पहली बॉडी उधर जाती है, दूसरी बॉडी, पहले क्या हो रहा था, जैसे बॉडी ऐसे जा रही है तो ऐसे टकराई तो ऐसे ही मूवमेंट हो रहा है। अभी क्या है, कभी कभी क्या होता है, जैसे कंचे वगैरह आप खेलते होंगे, किसी भी मारे तो कभी कंचा उछल के इधर चला गया, कभी उछल के, तो जरूरी नहीं उसी प्लेन में हो, दूसरे प्लेन में भी जा सकता है। उस केसेस में क्या होगा, उन केसेस में क्या होगा, मान लीजिए एक उधर भाग रहा है, एक वेलोसिटी इनकी अलग अलग होगी, वेलोसिटी तो इनकी अलग अलग होगी ना। इसकी मान लेते हैं क्या है, v1 है, इसकी मान लेते हैं क्या है, v2 है। ये वाली बॉडी एक्स एक्सिस के साथ मान लेते हैं θ1 एंगल बना रही है, ये क्या बना रही है, मान लेते हैं θ2 बना रही है। अब इसको रिजॉल्व करते हैं, बहुत ध्यान से देखना बेटा, देख लो, इसको रिजॉल्व करते हैं। रिजॉल्व का मतलब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के लॉन्ग इसका जो कंपोनेंट आता है वो लिखते हैं। इसका एक्स एक्सिस के लॉन्ग क्या आएगा, v1 cos थीटा आएगा। वाई एक्सिस के लॉन्ग क्या आएगा, वाई एक्सिस के लॉन्ग क्या आएगा, v1 साइन। क्लियर है। इस बॉडी का एक्स एक्सिस के लॉन्ग लिखेंगे तो क्या आएगा, क्या आएगा, v2 cos थीटा। और इस बॉडी का वाई एक्सिस के लॉन्ग नीचे की तरफ होगा ना, यहां लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, v2 साइन थीटा। ये सेकेंड बॉडी का लिखेंगे तो नीचे की तरफ आएगा। अब चूंकि पहली बॉडी उधर जा रही तो उसका वर्टिकल कंपोनेंट ऊपर जाएगा, सेकेंड वाली बॉडी नीचे की तरफ आ रही तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट नीचे होगा। देखिए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दोनों का क्या होगा, सेम डायरेक्शन में होगा। बहुत ध्यान समझना इसका। इसका मतलब यहां मोमेंटम को दो डायरेक्शन में ले जाना है, एक एक्स एक्सिस के लॉन्ग ले जाना है एक, लेकिन ये बॉडी एक्स एक्सिस के लॉन्ग ही मूव कर रही थी। तो यहां ध्यान समझना, इसका मतलब अगर हमें जो निकालना होगा लीनियर मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस, आप क्या लिखोगे, लीनियर मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस अलोंग अगर इसका लीनियर मोमेंटम निकालेंगे तो क्या होगा, इसका मास m1 है, वेलोसिटी क्या है, u1 है। आफ्टर कोलिजन क्या हो रहा है, एक्स एक्सिस के अलोंग अभी चल रहे हैं, एक्स एक्सिस के अलोंग इसकी वेलोसिटी क्या है, v1 cos थीटा, इसकी वेलोसिटी क्या है, v2 cos थीटा। लेकिन मास से तो दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, तो m1 v1 cos थीटा 1 हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, m2 v2 cos थीटा 2। क्लियर है कि नहीं, कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए हमें। अब वो समझ, अगर रिजोल्यूशन नहीं समझ में आता, cos थीटा sin थीटा कहाँ से आ रहा है, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर जानेंगे तभी तो जान पाएंगे ना sin थीटा cos थीटा कहाँ से आ रहा है। अगर y एक्सिस के लॉन्ग लिखना हो तो, along y एक्सिस लिखना हो तो, along y एक्सिस, y एक्सिस के लॉन्ग तो बॉडी मूव ही नहीं कर रही है, इसका मोमेंटम क्या हो जाएगा, जीरो। लेकिन इसका क्या होगा, उसका हो जाएगा m1 v1 sin थीटा। और ये नीचे आ रहा है तो नीचे y एक्सिस का नेगेटिव होती है ना वैल्यू, तो हो जाएगा माइनस के m2 v2 sin थीटा। कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ, क्या समझ में आया। ये तो मोमेंटम की बात हो गई। और काइनेटिक एनर्जी इनकी हमेशा क्या रहेगी, कंजर्व रहेगी, बिफोर द कोलिजन एंड आफ्टर द, लिख लेंगे सिंस काइनेटिक एनर्जी इज आल्सो व्हाट, कंजर्व। सिंस आप लिखेंगे क्या, हाँ हाँ इसीलिए इलास्टिक है तो ही। तो बिफोर कोलिजन क्या होगा, हाफ ऑफ m1 u1 का स्क्वायर इक्वल टू हाफ ऑफ m1 v1 का स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ। तो भैया इसको सॉल्व कर लेंगे, m1 u1 का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, ये कैसे आया, क्यों, हाफ हाफ कैंसिल कर लेंगे सब तरफ, हाफ हाफ कैंसिल कर देंगे तो आ जाएगा, ये हाफ कॉमन है ना चारों तरफ, दोनों तरफ, मतलब लेफ्ट हैंड में भी और आ जाएगा एक्सप्रेशन। ये 2 डायमेंशन का एक्सप्रेशन है। अगर 2 डायमेंशन में बॉडी का दिया जाएगा कि इतने एंगल पे कोलाइड किया है, निकाल लेंगे ना थीटा की वैल्यू रख के। एक बॉडी मान लो 30 डिग्री से जा रही है, दूसरी मान लो 60 डिग्री से जा रही है, थीटा की वैल्यू देख के निकालोगे। और एक ही डायमेंशन में दिया है तो कोई दिक्कत नहीं, सब पढ़ ही लिए, 2 डायमेंशन वाला भी पढ़ लिए, कोई प्रॉब्लम, क्लियर है ना बात, हो जाएगी अब।
कॉन्सेप्ट कोलिजन का एकदम क्लियर हुआ है, मैं मानूं? क्वेश्चन इसके करेंगे आप, शीट के सारे क्वेश्चन अपने आप क्या होंगे, बनने जाएंगे। ठीक है, डन, थैंक यू।